बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज के इस लाइव सेशन में हम देखेंगे क्लास 11th हिस्ट्री सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर की वीडियो के बारे में। और बेसिकली दोस्तों जो आपका चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है तीनों महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, तो इस चैप्टर से संबंधित जितने भी 50 प्लस एमसीक्यू दोस्तों आज के इस लाइव सेशन में हम देखने वाले हैं। तो इस लाइव सेशन के लिंक को जरूर शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके टर्म 1 एग्ज़ाम एंड जो आगे अगर एमसीक्यू होते हैं तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो अभी के अभी इस लाइव सेशन के लिंक को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और उनसे भी कहिए कि यहाँ पर ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए आज के लाइव सेशन के जो क्वेश्चन आंसर हैं उसको हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रोमन साम्राज्य के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता था? यूरोप, पश्चिमी एशिया, उत्तरी अफ्रीका, उपरोक्त सभी। तो रोमन साम्राज्य के अंतर्गत यूरोप का क्षेत्र भी आता है, पश्चिमी एशिया भी, उत्तरी अफ्रीका भी। तो ऑप्शन फोर्थ उपरोक्त सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, रोमन के इतिहासकारों के पास, यहाँ पे देखिए ये रोज की जगह खोज है। ठीक है। रोमन के इतिहासकारों के पास खोज सामग्री का विशाल भंडार था जिसको कई भागों में विभाजित किया गया। पाठ्य सामग्री, प्रलेख या दस्तावेज, भौतिक दस्तावेज या फिर सभी। तो खोज सामग्री के विशाल भंडार में पाठ्य सामग्री सम्मिलित है, प्रलेख दस्तावेज भी सम्मिलित है, भौतिक दस्तावेज भी सम्मिलित है। तो ऑप्शन फोर्थ उपरोक्त सभी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बच्चों आपके 2 से 3 प्रश्न एक साथ कंप्लीट होंगे। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। पेपायरस के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन फर्स्ट, पेपायरस एक सरकंडे का पौधा होता था। बिल्कुल सही, पहली बात आपको ये पता चली। दूसरी, मिस्र में नील नदी के किनारे यह पौधा उगाया जाता था। आईयूपी ये भी समझिए होंगे कि यह पौधा कहाँ पे उगाया जाता था? मिस्र में नील नदी के किनारे। और इसी से लेखन सामग्री भी तैयार की जाती थी। तीसरा ऑप्शन है, पेपाइरोलॉजिस्ट शास्त्रियों के द्वारा हजारों की संख्या में संविदा पत्र, लेख, संवाद पत्र आदि प्रकाशित किए गए। ये वाला भी सही है। तो पेपायरस के संबंध में बच्चों ऑप्शन फोर्थ उपरोक्त सभी ये हमारा सही हो जाएगा। और पेपायरस के बारे में 3 चीज़ें आपको पता चल गई। सरकंडे का पौधा था, उगाया कहाँ जाता था और किस शास्त्रियों के द्वारा इसका प्रकाश किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, रोमन साम्राज्य तथा ईरान साम्राज्य को अलग करने वाली जो नदी थी उसका क्या नाम था? नील नदी, दजला नदी, भूमध्य सागर नदी या फिर फरात नदी। तो रोमन साम्राज्य तथा ईरान साम्राज्य को अलग करने वाली नदी का नाम था फरात नदी। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ राइट है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप एक समुद्र के द्वारा अलग थे। वह समुद्र कौन सा था? भूमध्य सागर, प्रशांत सागर, लाल सागर, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों यूरोप और अफ्रीका के महाद्वीप को समुद्र से अलग करने वाले समुद्र का नाम था भूमध्य सागर। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रथम सम्राट ऑगस्टस ने 27 ईसा पूर्व में जो राज्य स्थापित किया वो क्या कहलाया? सीनेट, प्रिंसिपेट, टीसीफून, इनमें से कोई नहीं। तो उस राज्य को कहते थे प्रिंसिपेट। ठीक है, ऑप्शन सेकंड हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 7, रोमन साम्राज्य में अनेक भाषाएं बोली जाती थी लेकिन प्रशासन के प्रयोजन हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? लातिनी, यूनानी, दोनों का, सिर्फ अकदी का। तो रोमन साम्राज्य में प्रशासन प्रयोजन हेतु दोनों ही भाषाएं यानी कि लातिनी और यूनानी, इन दोनों ही भाषाओं का उपयोग किया जाता था। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8, बलात क्या है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। बलात क्या है? देखिए ऑप्शन फर्स्ट, सेनेट के अलावा अन्य भर्ती वाली सेना को। दूसरा, कुछ वर्गों या समूहों के वयस्क पुरुषों को लगभग 25 वर्षों तक सेना में रहकर राजा की सेवा करनी पड़ती थी। तीसरा है कि केवल एक कथन सही है और चौथा है दोनों ही कथन सही हैं। तो बलात के संदर्भ में
दोनों ही कथन हमारे सही हैं, तो ऑप्शन फोर्थ हमारा इसका राइट आंसर बनेगा बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 9। रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के प्रमुख खिलाड़ी कौन थे? ये आप सभी को पता होगा, सम्राट भी था, अभिजात वर्ग भी, सेना भी। तो ऑप्शन फोर्थ उपरोक्त सभी हमारे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 है, राजा का सिंहासन किस पर आधारित था? योग्यता के आधार पर, पारिवारिक वंशक्रम के आधार पर, युद्ध पर, या इनमें से कोई नहीं? तो उस समय के दौरान राजा का सिंहासन पारिवारिक वंशक्रम पर आधारित था, यानी कि राजा का सिंहासन, राजा की जितनी भी संपत्ति थी उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र हुआ करता था। ठीक है, अब देखिए इसी के संबंध में एक और प्रश्न है। ऑगस्टस का, जिसने प्रिंसिपेट की स्थापना की थी, इसका कोई अपना खुद का बेटा नहीं था, इसलिए उसने अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाने के लिए किसे गोद लिया? सेनेट को, प्लिनी को, टिबेरियस को, या फिर गैलिनस को? तो ऑगस्टस ने अपना राज्य का उत्तराधिकारी बनाने के लिए टिबेरियस को गोद लिया था, जो कि एक नैसर्गिक यानी कि गोद लिया हुआ बच्चा था, उसका खुद का बच्चा नहीं था। तो ऑप्शन थर्ड हमारा राइट आंसर होगा। 12 है, दिनारियस क्या है? सोने का सिक्का, लोहे का सिक्का, पत्थर का सिक्का, या चांदी का सिक्का? तो दिनारियस था चांदी का सिक्का। ठीक है, 13 है, साम्राज्यिक प्रणाली के मूल आधार क्या थे? कार्थेज, सिकंदरिया, एंटियोक, उपरोक्त सभी? तो साम्राज्यिक प्रणाली के आधार जो थे वो उपरोक्त सभी थे, यानी कि कार्थेज भी, सिकंदरिया और एंटियोक, ये सभी साम्राज्यिक प्रणाली के मूल आधार थे। तो ऑप्शन फोर्थ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप बच्चों अभी तक के 13 प्रश्न जो आपको समझाए गए हैं वो अच्छे से आप सभी को समझ में आ रहे होंगे। वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। 14 है, रोमन साम्राज्य की आधुनिक विशेषता क्या थी? संयुक्त परिवार पद्धति, एकल परिवार की पद्धति, दोनों, या कोई नहीं? तो रोमन साम्राज्य की जो आधुनिक विशेषता थी, जैसा कि मेसोपोटामिया सभ्यता में भी था, तो वो थी एकल परिवार की पद्धति। ठीक है ना, ऑप्शन सेकंड हमारा राइट है। 15 है, ऑगस्टीन कौन था? देखिए ऑगस्टस नहीं यहाँ पे पूछा जा रहा है, यहाँ पे पूछा जा रहा है ऑगस्टीन कौन था। यह आपके स्रोत जो ब्लू बॉक्स में है उसी में से प्रश्न है। शासक, इतिहासकार, कैथोलिक बिशप, या इनमें से कोई नहीं? तो जो ऑगस्टीन था वो एक कैथोलिक बिशप था। ठीक है ना, ऑप्शन थर्ड हमारा राइट है। 16 है, तीसरी शताब्दी के संकट के बारे में कौन सा कथन इसमें से सही है? चलिए कथनों को पढ़ते हैं। पहला, ईरान के ससानी वंश के बार बार आक्रमण हुए एवं 47 वर्षों में ही लगभग 25 सम्राट बने। दूसरा, 225 ईसा पूर्व में ससानी वंश के शापुर प्रथम ने 60,000 रोमन सेना का सफाया कर दिया एवं रोम की पूर्वी राजधानी जो कि एंटियोक थी इस पर अधिकार कर लिया। कारण थर्ड ऑप्शन है, रोमवासी इन आक्रमणकारियों को विदेशी बर्बर कहा करते थे। और फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो बच्चों तीसरी शताब्दी के संकट के बारे में ऑप्शन फर्स्ट भी हमारा सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन फोर्थ उपरोक्त सभी वाला हमारा इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है बच्चों। 17, बाइबल का कॉप्टिक भाषा में अनुवाद। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए बाइबल का किस भाषा में अनुवाद किया गया, तो कॉप्टिक भाषा में। अब ये अनुवाद कब किया गया? तीसरी शताब्दी में, दूसरी शताब्दी में, पाँचवीं शताब्दी, या फिर प्रथम शताब्दी में? तो ये किया गया था तीसरी शताब्दी में। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट है। 18, ईसाई धर्म रोमन साम्राज्य का राजकीय धर्म कब बना? पहली शताब्दी, चौथी शताब्दी, दूसरी शताब्दी, छठी शताब्दी? तो ईसाई धर्म रोमन साम्राज्य का राजकीय धर्म चौथी शताब्दी ईस्वी में बना था। 19, निम्नलिखित में से किसे रोमन साम्राज्य का हृदय कहा गया है? लाल सागर को, कैस्पियन सागर को, भूमध्य सागर को, या फिर काला सागर को? तो रोमन साम्राज्य का हृदय कहे जाने वाले सागर का नाम है भूमध्य सागर। ऑप्शन थर्ड हमारा राइट है।
20 प्रश्न है, समाज की मुख्य समाज यानी साम्राज्य, साम्राज्य की मुख्य व्यापारिक मदें यानी कि व्यापार के लिए मुख्य फसलें क्या थीं? अंगूर, गेहूं, जैतून का तेल, उपरोक्त सभी। तो साम्राज्य की जो मुख्य व्यापारिक मदें थी उस संबंध में ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी यानी कि गेहूं, अंगूरी शराब और जैतून का तेल, ये सभी सही है। ठीक है। 21 है, एम्फोरा शब्द का संबंध इनमें से किससे है? मटके या कंटेनर, यातायात का साधन, लेखन या सामग्री, इनमें से कोई नहीं। तो एम्फोरा शब्द का संबंध मटके या कंटेनर से होता है। ठीक है। अगला 22, स्पेन किसके व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? यानी कि इन 4 ऑप्शन में से स्पेन में सबसे अधिक व्यापार किसका होता था? चांदी के सिक्के का, जैतून के तेल का, धातु का, इनमें से कोई नहीं। तो स्पेन जो था वो अधिकतर जैतून के तेल के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है। 23 है, स्पेन में उत्पादित जैतून तेल का मुख्यतः कंटेनर में लाया जाता था। उन कंटेनरों को क्या कहते थे? मटके या कंटेनर, टेस्टेक्यू, ड्रेसल 20, इनमें से कोई नहीं। तो जैतून को मुख्यतः जिन कंटेनरों में लाया जाता था उन्हें ड्रेसल 20 कहा करते थे। ठीक है। ऑप्शन 3 हमारा राइट है। 24 देखते हैं, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट है, बढ़िया किस्म की अंगूरी शराब कैंपेनिया से आती थी। सेकंड है, सिसली और बाइजेकियम भारी मात्रा में गेहूं का निर्यात करते थे। थर्ड है, गैलिली में गहन खेती की जाती थी। और उपरोक्त सभी सही हैं। तो यहाँ पे देखिए बेसिकली ये जो है प्लिनी और रूटो के द्वारा कुछ यहाँ पे उन्होंने जो अपनी परिभाषाएं दी हैं उसके बारे में यहाँ पे बातें की गई हैं। प्लिनी ने हालांकि जो दास श्रमिक है उसके बारे में भी बात कही है, तो वो भी हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे जो उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन है ये हमारा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। रोमन साम्राज्य में अंगूरी शराब और जैतून के तेल का व्यापार किन देशों से अधिक होता था? भूमध्य सागरीय देश एवं अफ्रीकी देश, दक्षिणी एशिया एवं तुर्की, सीरिया और फिलिस्तीनी एवं अमेरिका और भारत। तो रोमन साम्राज्य का अंगूरी शराब और जैतून के तेल का व्यापार भूमध्य सागरीय एवं अफ्रीकी देशों से अधिक होता था। ठीक है। 26 है, पांडुलिपि से क्या अभिप्राय है? एक लिपि होती है, हाथ से लिखी पुस्तक होती है, पत्थर पर लिखे संदेश होते हैं, इनमें से कोई नहीं है। तो पांडुलिपि जो होती है वो हाथ से लिखी हुई पुस्तक होती है। 27 है, रोमन साम्राज्य में परवर्ती 5वीं शताब्दी और 6ठी शताब्दी में अंगूरी शराब और जैतून के तेल का व्यापार किन देशों से अधिक होने लगा? दक्षिणी एशिया और तुर्की, सीरिया और फिलिस्तीनी। थर्ड है कि पहले दूसरे दोनों सही हैं। एंड ऑप्शन 4 है भूमध्य सागरीय देश और अमेरिका। तो 5वीं शताब्दी और 6ठी शताब्दी में अंगूरी शराब और जैतून के तेल का व्यापार दोनों से यानी कि दक्षिणी एशिया एवं तुर्की, सीरिया और फिलिस्तीनी, इन सभी से अधिक होने लगा था। तो ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे राइट आंसर है बच्चों। अगले प्रश्न की बात करते हैं 28। रोमन साम्राज्य में पारिवारिक स्थिति के संबंध में कौन सा कथन इनमें से सही है? पहला है, एकल परिवार का समाज में चलन हुआ करता था, बिल्कुल सही। दूसरा, बड़ा पुत्र और बड़ा भाई अपने पिता के साथ नहीं रहता था, ठीक है, ये वाला भी हमारा कथन सही है। थर्ड है, पिता का राज्य पुत्र को मिलता था, चाहे पुत्र नैसर्गिक हो या दत्तक। इस सेना का मतलब चाहे पुत्र खुद का हो या फिर नैसर्गिक हो, यहाँ तक कि ये जो सिद्धांत है वो सेना भी मानती थी। तो हमारा ये कथन भी सही है। तो रोमन साम्राज्य की पारिवारिक स्थिति के संदर्भ में ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी वाला हमारा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। 29 में देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा हमारा ये लॉन्ग क्वेश्चन है जिसको हम पहले अच्छे से पढ़ेंगे फिर इसका आंसर देंगे।
समाज में महिलाओं की स्थिति के बारे में कथनों को पढ़ें, सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन फर्स्ट, महिला के विवाह के दौरान मिला दहेज उसके पति के पास ही रहता था, लेकिन पत्नी अभी भी अपने पिता की संपत्ति पर पूर्ण अधिकार रखती थी। पिता की मृत्यु के पश्चात पुत्री उस संपत्ति का हस्तांतरण स्वतंत्र रूप से अपने पास कर सकती थी, यानी कि उस समय महिलाओं को खुद की संपत्ति का अधिकार होता था। दूसरा, तलाक देने के लिए पति और पत्नी को आपस में सिर्फ विवाह भंग करने की सूचना देना ही काफ़ी था, तो ये भी हमारा कथन सही है। तीसरा है, पुरुष 28, 29, 30, 32 की आयु में विवाह करते थे, जबकि लड़कियों की शादी 16 से 18, 22 से 23 साल की आयु में की जाती थी, यानी कि एक तरह से ये समाज में गलत उपदेश देता था। फोर्थ ऑप्शन है, पति अपनी पत्नियों को काफ़ी सम्मान देते थे। ये वाला हमारा ऑप्शन गलत है, ये बिल्कुल भी सम्मान नहीं दिया करते थे। तो अब हमें इसमें से सही विकल्प का बच्चों चयन करना है, ये जो विकल्प यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, तो हमारा चौथा गलत है, तो इसमें से देखना है जिसमें 3 ऑप्शन सही हो, पहले 3। तो ऑप्शन पहला वाला, पहला, दूसरा, तीसरा कथन बच्चों हमारा सही है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन फर्स्ट हमारा इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। रोमन साम्राज्य में दासों पर नियंत्रण रखने के कोलुमेला के विचार की जो निंदा थी वो किस व्यक्ति ने की थी? सम्राट डायोक्लिशियन ने, प्लिनी ने, कोलुमेला ने, या फिर कॉन्स्टेंटाइन ने? तो देखिए, कोलुमेला के विचार को अभी हम आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं इसकी निंदा किसने की। तो निंदा की थी प्लिनी ने। किसने? प्लिनी ने इनकी निंदा की थी। 31, रोमन साम्राज्य में श्रमिकों पर नियंत्रण कैसे रखा जाता था? श्रमिकों को समूह में रखना, जंजीर डालकर रखना, दागा जाना, ऋण संविदा, उपरोक्त सभी। तो रोमन साम्राज्य में श्रमिकों पर नियंत्रण उपरोक्त सभी के द्वारा रखा जाता था। तो ऑप्शन फोर्थ हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, जैसा कि अभी मैंने कहा था आपसे कि हम कोलुमेला के विचार के बारे में आगे देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे 32 है, रोमन साम्राज्य में दासों पर नियंत्रण रखने के कोलुमेला का विचार क्या था? पहला ऑप्शन, 10-10 श्रमिकों को समूह में बनाने की सिफारिश की। दूसरा, उसने यह दावा किया कि इन छोटे छोटे समूहों में यह अपेक्षाकृत बताना आसान होता है कि कौन काम कर रहा है और कौन काम चोरी कर रहा है। तीसरा, जमींदार को अपनी ज़रूरत से दुगनी संख्या में उपकरणों तथा औजारों का सुरक्षित भंडार रखना चाहिए ताकि उत्पादन लगातार होता रहे, क्योंकि दास संबंधी श्रम समय की हानि ऐसी मदों को लागत से अधिक बैठती है। तो यहाँ पे कोलुमेला की ये तीनों विचार सही हैं। तो यहाँ पे देख पाएंगे ऑप्शन फोर्थ बच्चों, बिल्कुल नीचे में ऑप्शन फोर्थ, उपरोक्त सभी, ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कोलुमेला के विचार के बारे में ये तीनों ही कथन आपके सही हैं। ठीक है, 33 है, सेनेटर का शाब्दिक अर्थ क्या है? पिता, शासक, युद्धबंदी, सम्राट। तो सेनेटर का शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों पिता। ठीक है, 34 है, इतिहासकार टैसिटस ने प्रारंभिक सामाजिक समूहों को किस तरह विभाजित किया? पहले वर्ग में सेनेटर और अश्वारोही को रखा, सही है। मध्यम वर्ग में नौकरशाही और सेना, बड़े सौदागर और किसान को रखा। निम्नतर वर्ग में ग्रामीण एवं श्रमिक को रखा, एंड फोर्थ में उपरोक्त सभी को। तो यहाँ पे सम्राट टैसिटस ने प्रारंभिक सामाजिक समूहों को जिस तरह विभाजित किया है उस बारे में उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन राइट यहाँ पे बैठता है। ठीक है, 35 है, सोने पर आधारित जो नई मौद्रिक प्रणाली थी उसकी शुरुआत किसने की? कोलुमेला, प्लिनी, कॉन्स्टेंटाइन, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता है कोलुमेला और प्लिनी तो इतिहासकार थे, तो इन्होंने तो की नहीं होगी। तो बचा ऑप्शन थर्ड, कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा इस नई मौद्रिक प्रणाली की शुरुआत की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, सॉलिडस नामक का एक नया सिक्का चलाया गया जो कि 4.5 ग्राम सोने का बना हुआ था। यह सिक्का रोम साम्राज्य
समाप्त होने के बाद भी चलता रहा। तो यह जो कार्य था, इस सिक्के को चलाने का कार्य किसने किया था? सम्राट डायोक्लिशियन, सम्राट ऑगस्टस, कोलुमेला या फिर कॉन्स्टेंटाइन ने? तो ये जो कार्य था वो कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा किया गया था, कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा। ऑप्शन 4 राइट है हमारा। 37, नई राजधानी जिसका नाम था कुस्तुनतुनिया, ठीक है ना, ये राजधानी किसके द्वारा स्थापित की गई? कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा, सम्राट डायोक्लिशियन, सम्राट ऑगस्टस या फिर कोलुमेला? तो ये जो नई राजधानी थी कुस्तुनतुनिया, ये राजधानी कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा स्थापित की गई थी। ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर है बच्चों। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है, कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा स्थापित की गई जो नई राजधानी थी उसके बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। तो पहला कथन आपको भी पता है कि ये बिल्कुल सही है, नई राजधानी का नाम था कुस्तुनतुनिया। दूसरा, वर्तमान तुर्की में, यानी कि जो राजधानी थी ये वर्तमान तुर्की में थी, जिसमें इस्तांबुल नगर बसा हुआ है, जिसे पहले बाइजेंटाइन साम्राज्य कहा जाता था। तीसरा, यह नई राजधानी तीनों ओर समुद्र से घिरी हुई राजधानी थी। तो यहाँ पे देखते हैं हमारे जो ऑप्शन है उसमें क्या है। तो ऑप्शन में देख पाएंगे जो ऑप्शन दूसरा वाला है ये हमारे इसका राइट आंसर होगा। पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों ही कथन यहाँ पे बच्चों आपके सही हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है। एक सेकेंड, हाँ, क्वेश्चन नंबर 39 है, कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को कब स्वीकार किया? 414 ईस्वी में, 515 ईस्वी में, 312 ईस्वी में, 319 ईस्वी में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 312 ईस्वी में। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है 40, यूनान और रोम वासियों की पारंपरिक रूप से बहुदेववादी थे, इस बारे में कौन सा कथन इनमें से सही है? तो देखिए ऑप्शन फर्स्ट है, ये लोग अनेक पंथों एवं उपासना पद्धतियों में विश्वास रखते थे, राइट आंसर। जुपिटर, जूनो, मिनर्वा और मार्स आदि ग्रहों की पूजा करते थे। थर्ड, अनेक रोमन इतालवी देवों, यूनानी तथा पूर्वी देवी देवताओं की पूजा किया करते थे, और उपरोक्त सभी। तो यूनान और रोम वासियों की बहुदेववादी होने के बारे में उपरोक्त सभी वाला बच्चों ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। 41 है, अरब प्रदेश से शुरू होने वाले इस्लाम के विस्तार को प्राचीन विश्व की सबसे बड़ी क्या कहा गया है? यानी कि अरब प्रदेश से जो इस्लाम का विस्तार शुरू हुआ था उससे प्राचीन विश्व की इतिहास की सबसे बड़ी क्या कहा जाता है? राजनीतिक क्रांति, आर्थिक क्रांति, सांस्कृतिक क्रांति, इनमें से कोई नहीं। तो उसे कहते हैं राजनीतिक क्रांति। प्राचीन विश्व की सबसे बड़ी इतिहास की क्रांति कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। 42 है, मैपालिया क्या था? मैपालिया क्या था? राजा का महल, अवन आकार की झोपड़ियाँ, चांदी का सिक्का, इनमें से कोई नहीं। तो जो मैपालिया था वो अवन आकार की झोपड़ियाँ होती थी, ठीक है। ऑप्शन सेकंड है, आपकी बुक में अवन ही लिखा हुआ है इसलिए मैंने भी अवन ही लिखा है। 43 है, जब एक ईरानी शासक ने बड़े सार्वजनिक स्नान गृह को ईरान में शुरू करने का प्रयत्न किया तो उसे किसका सामना करना पड़ा? जनता का, सेनेट वर्ग का, पुरोहित वर्ग का या फिर शासक वर्ग का? तो ये सार्वजनिक स्नान गृह जो ईरान में शुरू किए जाने थे इसके विद्रोह में, मतलब इसे जो सामना करना पड़ा वो था पुरोहित वर्ग का, क्योंकि इनका मानना था जल जो है वो एक पवित्र वस्तु है एवं सार्वजनिक स्नान गृह में, यानी कि अभी के वर्तमान की बात करें तो स्विमिंग पूल टाइप में, तो उसमें जल का पवित्रीकरण की जगह अपवित्रीकरण होगा, इसलिए पुरोहित वर्ग उसके खिलाफ था। तो ऑप्शन थर्ड हमारा राइट आंसर होगा। 44 है, रोमन साम्राज्य की सामाजिक विशेषताओं में क्या सम्मिलित है? पहला है एकल परिवार का स्वरूप एवं परिवार में दास का शामिल होना, राइट। सेकंड है विवाह परिवार द्वारा तय किया जाता था एवं तलाक देना काफ़ी आसान था। थर्ड, महिला को स्वामित्व संचालन का अधिकार था एवं महिलाओं को कानूनी स्वतंत्रता भी मिली थी। तो रोमन साम्राज्य की सामाजिक विशेषताओं के बारे में उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर होगा।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 45। रोमन साम्राज्य की विश्व को क्या देन है? साम्राज्य स्थापना एवं राज्य प्रबंध की शिक्षा। दूसरा, सैनिक संगठन एवं संचालन विधि। तीसरा, सैकड़ों सड़कें, पुल, साहित्य, दर्शन एवं भवन निर्माण कला। तो रोमन साम्राज्य की विश्व को उपरोक्त सभी, ये भी और ये तीनों ही देन है। तो उपरोक्त सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर है 46। सेना रोम साम्राज्य का महत्वपूर्ण अंग थी। निम्नलिखित में से सेना के बारे में सही कथन चुनिए। पहला, व्यावसायिक सेना, सेवा करने की अवधि का निश्चित होना, यानी कि जो सेना थी वो व्यावसायिक भी हुआ करती थी एवं सेना की अवधि जो थी वो सेवा करने की निश्चित होती थी। दूसरा, सेनेट जो थी उसमें सेना का डर होना। तीसरा, शासक अथवा सम्राटों का भाग्य ये सेना के द्वारा ही निर्धारित किया जाता था। फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो रोमन साम्राज्य के महत्वपूर्ण अंग सेना के बारे में उपरोक्त सभी हमारे कथन राइट है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 47। रोमन समाज में आधुनिकता दर्शाने वाले अभिलक्षण का चयन कीजिए। देखिए प्रश्न है, रोमन समाज में आधुनिकता दर्शाने वाले अभिलक्षण। पहला है उच्च वर्ग की कर वसूली। दूसरा है प्रशासन के कार्य में सक्रियता, सहायता। थर्ड है एकल परिवार, महिलाओं की स्थिति एवं सांस्कृतिक विविधता। तो रोमन साम्राज्य में आधुनिकता दर्शाने वाले अभिलक्षण उपरोक्त सभी हैं। तो ऑप्शन फोर्थ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 48 है रोमन की अर्थव्यवस्था की आधुनिकता, पहले समाज था अब है आधुनिकता को दर्शाने वाले अभिलक्षण का चयन कीजिए। पहला, जल शक्ति का प्रयोग एवं औद्योगिक प्रयोग। दूसरा, बड़े पैमानों पर खानों में खनिज का निकालना। तीसरा, संगठित व्यापार एवं बैंक व्यवस्था तथा धन का व्यापक उपयोग। एवं फोर्थ, उपरोक्त सभी। तो रोमन अर्थव्यवस्था की आधुनिकता दर्शाने वाले जो अभिलक्षण हैं वो यहाँ पे उपरोक्त सभी हैं। ठीक है, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। 49 है यूनान और रोम वासियों की धार्मिक संस्कृति के बारे में सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है अनेक देवी देवता, अनेक पदों एवं उपासना पद्धति में विश्वास रखते थे। दूसरा, यहूदी धर्म एवं ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार का होना। तीसरा, शक्तिशाली विस्पों के द्वारा कड़ाई से धार्मिक विश्वासों तथा रीति रिवाजों का पालन करने का पाठ पढ़ाया जाना। और फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो यूनान और रोम वासियों की धार्मिक संस्कृति के बारे में उपरोक्त सभी हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, सबसे आखिरी प्रश्न है जो कि आपके अगले चैप्टर के लिए भी काम आएगा। पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ? 570 ईसा पूर्व, 590 ईसा पूर्व, लगभग 510 ईसा पूर्व या फिर 550। तो पैगंबर मोहम्मद का जो जन्म था वो लगभग 570 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। ऑप्शन फर्स्ट हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों आज के हमारे जो 50 इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन आंसर थे वो यहाँ पे ख़त्म होते हैं। एंड मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को आज का ये लाइव सेशन, आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। और अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और उनसे भी कहिएगा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखिए ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आ जाए और उन्हें भी। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।